नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम जो जानने वाले हैं यस बैंक, जो कि फिलहाल आजकल मार्केट में बड़ा चर्चा का विषय बना रहा है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। जो कंप्लीटली बैंक देखा जाए तो 100% जो पब्लिक के पास पब्लिक होल्डिंग है, कहने के लिए, लेकिन इसको बैकएंड्स तो प्रोवाइड करती है जो कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। अब इसमें क्या ऐसा टॉपिक बनती नजर आती है कि बार बार कुछ न कुछ ऐसे चलती रहती है। इसी क्रम में देखा गया कि एक 9 तारीख को बैंक ने क्लिफिकेशन भेजा था। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ने एक भेजा था कि एक चीज मुझे कई बार समझ नहीं आता। जो मीडिया के जो मीडिया और पब्लिकेशंस जो है उनके पास पहले से खबर क्या लग जाती है, जो ये यहाँ से अप्रूवल आ जाएगा, इनका शेयर होल्डर बैच बिक जाएगा, ऐसे ये मुझे कई बार समझ नहीं आता कि अब ये एक मीडिया रिलीज मीडिया में चली, मीडिया में पब्लिकेशंस में चली और चली क्या कहती है, दिस इज रेफरेंस टू द सर्टेन न्यूज आइटम रेफरिंग इन द मीडिया, जो कि 9 जुलाई को एक मीडिया में कैप्चर चला। यस बैंक इज द 51% सेल प्लान विंस आरबीआई एनओडी। उन्होंने एक ऐसा चला, वैसा क्या था कहते हैं, दिस रिगार्ड बैंक वुड लाइक टू क्लिफाई दैट द कंटेंट ऑफ द सेड आर्टिकल आर इन इन द फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड द प्योरली स्पेकुलेटिव इन द नेचर। मुझे कई बार लगता है कि सेबी को इतने सारे चीज को बाद सेबी को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि कोई फॉल्स लीडिंग करता है और पूरे मार्केट को इसके प्रति मार्केट इससे बड़े इफेक्टेड करता है, इससे कुछ तो कुछ होना चाहिए ना। किस हम इस पे लेके आएंगे आखिर क्या जो सेबी का कुछ रूल्स रेगुलेशन है पब्लिकेशन को लेकर के, मीडिया को लेकर के, उसमें क्या है। उसके बाद आती है, कहती है कंपनी ने ये आरबीआई हैज नॉट गिवन एनी ऑफ द पार्टी इन द प्रिंसिपल अप्रूवल एज द स्टेटेड इन द आर्टिकल एंड दिस इज a clarification is issued by the companies voluntary to dispel in the बेसलेस मीडिया आर्टिकल। उन्होंने कहा थी, कंपनी ने कह दिया यस बैंक ने, जो ये मीडिया आर्टिकल कुछ भी छाप देते हैं बेसलेस है, कुछ है ही नहीं। मेरे हमारे पास इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं हुई, कुछ है ही नहीं। कहती है वी हैव द इन द कीप इन द स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म ऑफ द एनी मटेरियल्स इवेंट एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द लिस्टिंग। मतलब जो भी इनका रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से कहते हैं कि हम तो इसको कंप्लायंस करते हैं। तो ये एक था लेटेस्ट अपडेट, जो कि इसके बाद पता है क्या हुआ मार्केट में। इसके बाद एक अपडेट आता है और वो अपडेट पता है क्या होता है। उसके बाद एक अपडेट आता है किसको लेकर के, मोडीज को लेकर के। और एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ने रेटिंग की बात करती, कहती है अपडेट ऑन द मोडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। एक मोडी है जो कि इन्वेस्टर सर्विस की बात करती है। तो कहती है इन्होंने रेटिंग की बात करती नजर आती है। ये बेसिकली रेटिंग एजेंसी है और रेटिंग एजेंसी कहती है कि ये जो हमारा रेटिंग है बैंक को लेकर के, इंस्ट्रूमेंट एंड द चेंजिंग आउटलुक इन द पोजीशंस फ्रॉम द स्टेबल्स, कहती है जो था वो उतना ही है, BA3 है करंट रेटिंग था, रेटिंग 3 फॉर्म करता हूँ, मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं था, जो जैसा था वैसा ही रखा है, उसमें कुछ नहीं था। सब के सब कहते हैं हमने सस्टेनेबल सस्टेबल एनर्जी है और रीअफॉर्म करता हूँ। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्होंने कहा था कि जुलाई 10 को उनका एक मूडीज का रेटिंग्स आई थी और कहा कि फॉर्म द बैंक्स लिमिटेड BA3 लॉन्ग टर्म LT फॉरेन एक्स करेंसी FC इन द लोकल करेंसी इन द बैंक्स, और BA3 रखा है। कुछ मेरा बदलाव देखने को हमें नजर नहीं आती रेटिंग एजेंसी को लेकर के। ये एक अपडेट आया। उसके बाद की बात, उससे पहले जो रॉमस वेरिफिकेशन था वो चला था, अर्थात जो इसके प्रति जो वो चल रही थी मार्केट को में न्यूज आर्टिकल्स उसके लेकर चल रही थी। उससे पहले देखा गया कि कुछ और अपडेट था, तो अपडेट में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। कुछ होगा तो यहाँ पे 7 अपडेट तो देखने को मिलती नज़र आती है, आखिर क्या है इसके पीछे अपडेट। तो कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है या शायद वेबसाइट स्लो चल रहा है, ये मुझे आइडिया नहीं आ रही है आखिर क्या चल रहा है इसके पीछे। तब तक हम स्टडी करते हैं आगे चल करके और आगे क्या कहते हैं इसके बारे में। जहाँ पे परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो जहाँ पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा, उसने कहा कि अब क्या कहा उन्होंने कहा कि यस बैंक शेयर इन द जंप 8.5 इन द मूडीज ऑपरेट होने के बाद 8.5% आफ्टर जंप हो गया। और ये कब से हो गया, ये तो 5 दिन पहले हुआ था ना, तो 5 दिन में कितना जंप कर गया स्टॉक, वो देखने वाली बात है। इसके बाद देखा गया कि यहाँ पे कहा कि यस बैंक शेयर इन द जंप इन द 7% आउटलुक अपग्रेड द मूड। कई बार लोगों ने कहा कि 8.5% कर दिए, कई बार 7% कर दिए।
ये टाइम टू टाइम का फर्क पड़ता है, और आज मैं कहूँगा तो कहूँगा ये कुछ और कहता है। जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे निकल के आई थी अनाउंसमेंट एंड द क्रेडिट रेटिंग की बात किया था मोदी ने, और मोदी के क्रेडिट रेटिंग के बाद जो 11 का अर्थात आज का अपडेट देखने को मिला, और यहाँ पे जो वॉल्यूम जो हुआ, वो ट्रेडिंग क्या हुआ, वॉल्यूम में करीब करीब दो गुना से ज़्यादा का मूवमेंट हो गया, वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया मार्केट को लेकर के। इससे पहले देखने को मिला कि 6-5 तारीख को वॉल्यूम में 4 गुना बढ़ गया, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसे 4 गुना बढ़ती नजर आई। क्या इस इंडस्ट्री इसका जो एक्सेस हुआ, आखिर क्या हुआ इसके पीछे? तो यस बैंक ने ओवरऑल क्या किया, 5 दिन के चार्ट को देखिए, या पिछले 5 दिन में जब मोदी का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद का क्या क्या पोजिशन है, 5% के आसपास, 7% के आसपास जब करती नजर आती है। ये लगातार इस तरह के मार्केट मोमेंटम चलती रहती है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं स्टॉक के प्रति थोड़ा सा पार्ट्स को लेकर के, जो एक फ्लाई जो करंट मार्केट प्राइसेस को भूल करके चलते हैं बुक के। बुक वैल्यू कहती है करीब 13.8। बेसिकली ये मैं बात करने वाला हूँ तीन एस्पेक्ट को लेकर के। पहला इज फंडामेंटल, दूसरा इज द टेक्निकल, और तीसरा इज द सेंटिमेंटल। तो हमने अभी फिलहाल सेंटिमेंटल को देखा पहली नज़र में, और टेक्निकल चार्ट में हमने देखा कुछ पार्ट्स को लेकर के, जहाँ पे चार्ट में क्या करती है कि लगातार चलती है, बोलती है, फिर वो गिर जाती है, और एक सस्टेन करती नजर आती है आगे फ्यूचर को लेकर के, या नहीं नजर आती है। फंडामेंटल अर्थात कंपनी के जो मेन बिजनेस मॉडल है उसके बारे में चर्चा करें, तो 13 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू है। इंटरेस्टिंग वैल्यू कहें तो 7 रुपये के आसपास के, अर्थात जो एसेट्स अंडरलाइनिंग वैल्यू से भी कम देखने को मिलती नजर आती है। इसके बाद देखें तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कभी करीब करीब नियर अबाउट दोगुना मान लेते हैं, अभी तक गया हुआ है। एक आती है स्टॉक की पी, और ये स्टॉक की पी किस पर डिपेंड करता है पता है ना? स्टॉक की पी डिपेंड करता है इसके ऊपर, ईपीएस के ऊपर। अर्निंग पर शेयर कहता है 45 पैसा का पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर कितना है इस स्टॉक इस कंपनी में, यस बैंक में, एक 3134 करोड़ का। अर्थात इसके बेसिस पे जब प्रॉफिट ही कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा तो फिर क्या होगा, तो उसका जो पी स्टॉक पी है काफ़ी हैवी दिखेगा। एवरेज क्या कहती है इसके बारे में? एवरेज कहती है 12 रुपये के आसपास, और ये कहता है करीब करीब 5 गुना से ज़्यादा। अर्थात ये अभी भी 5 गुना से ज़्यादा के प्राइस देखने को मिलती है इसका, ऐसा लगता है मार्केट को लेकर के। तो कई बार ये इंडिकेटर कंप्लीटली इंडिकेट काम नहीं करता है, और इसको एक इंडिकेटर के तौर पे देखा तो जाता है, लेकिन उसको एक कंप्लीट एनालिसिस नहीं कह सकते, केवल पी के बेसिस पे हम किसी स्टॉक को देखें तो। अब कहती है क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल होती है इसके रिवेन्यू मॉडल के बेसिस पे, कई बार हो सकता है प्रॉफिट में कुछ उन्होंने बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से उनका क्या हुआ, प्रॉफिट का पार्ट्स कम हो जाता है, और वो उसका पार्ट्स निकल के कहीं और शिफ्ट कर जाता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। डेट टू इक्विटी रेशियो कहती है 7.447 के आसपास, करंट रेशियो भी 3.30 के आसपास। प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है, प्लेस कुछ है नहीं, क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि आर कहते हैं 6.29, आर कहते हैं 3.23, और फेस वैल्यू है 2 रुपये का। कंपनी का डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आज तक में सबसे ज़्यादा ये 32 रुपये तक गया था, लोअर साइड देखें तो 14 रुपये तक गया था। और नंबर ऑफ शेयर यदि इसका 3100 है के आसपास है, तो उसमें मार्केट कैप इसके हिसाब से ये निकल के आती है। तो एक नज़र हम डालने का प्रयास करेंगे इसके कंपनी के बिजनेस पर। 2003 में बनी थी कंपनी, और जल्दी डूब गई थी, डूबने के आसार जल्दी था, क्योंकि लोन काफ़ी बांट दिया, जहाँ तहाँ बांट दिया, लोन वाले सब डिफॉल्टर हो गए। अब इसलिए जब लोन उन्होंने बांट दिया, तो लोन का डिफॉल्टर होगा तो क्या होगा, नुकसान में जाएगा। तो कहती है जब एंगेज इन द प्रोवाइडिंग इन द वाइड रेंज ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, और इस पर ढेर सारा न्यूज़ आर्टिकल चलती रहती है, लगातार चलती रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा लगता है मार्केट को ये कहीं ना कहीं जो कि बिकवाली का है वो प्राइवेट में चला जाएगा, कभी फॉरेन कंपनी ले लेगी, ऐसा देखने में नजर आती है। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कंप्लीट स्टडी वाले वीडियो हम यहाँ पे मिलते रहते हैं, जहाँ पे हम किसी भी कंपनी का, चाहे रेंडमली कंपनी लेता हूँ, कंप्लीट लर्निंग के बात करता हूँ, ताकि एक एक एस्पेक्ट को लेकर के किस एस्पेक्ट में क्या निकल के आती है। अब आते हैं यहाँ पे जो सब डेटा है, उसमें देखने को मिला कि 12 के आसपास ये है। इसमें देखा है तो HDFC भी ज़्यादा है, ICICI भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल इसके नियर अबाउट है। तो क्या इसके हिसाब से पे के हिसाब से काम करता है? क्या इसका स्टॉक भी नहीं चलने वाला है? कुछ और स्टॉक चलेगा? नहीं, ये मार्केट में सेल्स के बेसिस पे होगा। मार्केट जितने बेसिस पे सेल्स करेगी, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी करती है, उसके बेसिस पे काम काज हो सकती है। लोन वाली पार्ट तो हो सकती है, क्योंकि वो लोन में कई बार बिजनेस को सस्टेन करने के लिए लोन लेती है, कुछ नया प्लान करने के लिए लेती है, लेकिन उसमें कई बार नुकसान भी हो जाती है, कई दफ़ा होती है चीज़ों को लेकर।
अब आते हैं इसकी प्रॉफिट की तरफ में, और क्वार्टरली प्रॉफिट क्या आती है रिसेंटली। सेल्स में क्या हुआ, सेल्स लगातार बढ़ती है, सेल्स में कभी कमी नहीं आई। उसके बाद देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये देखने को मिला, इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या नज़र आती है, इंटरेस्ट के बाद एक्सपेंसेस काट दें तो निकल के आती करीब 1100 करोड़ का नुकसान हो जाता है। ऑपरेटिंग जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है उसमें क्या होती है, इनका 1100-1200 करोड़ का नुकसान देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होती है प्रॉफिट के साथ देखा, तो प्रॉफिट इसके बाद देखने को ये मिलता है कि नियरली बड़ा 467 करोड़ का प्रॉफिट बुक हो जाता है, क्योंकि इनकी अदर इनकम भी आ जाती है। अदर इनकम में कुछ 1642 करोड़ का अदर इनकम आ गई, तो इसके हिसाब से वो सेट कर गया, तो 467 करोड़ के आसपास का क्या रह गया, प्रॉफिट रह गया। और यही प्रॉफिट इनका चेंज होता क्या, उनका क्या हुआ, इनका रीजन क्या हुआ, क्योंकि सेल्स तो अच्छा खासा किया, इंटरेस्ट इन्होंने कितना किया, इंटरेस्ट देखने को ये मिला कि 5300, और लेस देखा जाए तो जो कि एक्सपेंसेस के अंदर कितना हो गया, 3300 करोड़ के आसपास। अब आते हैं नेक्स्ट पैदान जिसको ईयरली डेटा कहते हैं, और ईयरली डेटा क्या कहते हैं, 27,000 के आसपास के इसके सेल्स रेवेन्यू लगातार बढ़ी है। हाँ, यहाँ तक 2019 तक अच्छी खासी थी, उसके बाद फिर गिरावट आई, और गिरावट एक लंबी गिरावट हुई, लंबी गिरावट के बाद बस फिर अभी उस लेवल तक पहुंची नहीं है जिस लेवल पर 2019 में देखने को मिली थी। प्रॉफिट पार्ट में कहती है कंपनी नियर अबाउट द 1200 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट बना लिया कंपनी ने, और जबकि कंपनी पहले ही अच्छे खासे प्रॉफिट बना दी थी, नुकसान भी 16,000 करोड़ तक का प्रॉफिट नुकसान देखने को मिला है कंपनी को। इसी के बेसिस पे क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर से 1200 करोड़ 1285 करोड़ को आप डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर से, तो 45 पैसे के आसपास का अर्निंग पर शेयर निकल के आती है। वही डेटा वहाँ पे शो करती है, और वही अर्निंग और पर शेयर को क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, करंट प्राइस से, तो वो आपके निकल जाएगा, स्टॉक की पी निकल जाती है। हिस्टोरिकल डेटा इसके बारे में क्या कहती है, हिस्टोरिकल डेटा में कुछ बड़ी जान नहीं निकल के आती है, यहाँ पे कुछ डिक्लाइन करती नजर आती है, सेल्स ग्रोथ भी थोड़ा सा हल्का एवरेज निकल के आती है। फिर स्टॉक प्राइस सीजीआर में कुछ सीजीआर परसेंटेज का ग्रो देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में थोड़ा सा गिरावट, मतलब कुछ अच्छे देखने को मिलती है, कुछ अच्छे देखने को नहीं मिलती नजर आती है। अब बैलेंस शीट में आखिर क्या हुआ इसके पीछे, तो 24 का यहाँ पे बैलेंस शीट इंडिया हम इसको क्या स्टडी करें, बैलेंस शीट यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलती नजर आते हैं, मतलब एज अ स्कैनर इज नॉट कंप्लीटली डेटा फ्रॉम द ईच स्टॉक्स बैच। अब आते हैं इसके कुछ और एस्पेक्ट को लेकर के, तो यहाँ पे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहते हैं, 100% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसके पीयर्स में यहाँ पे कहती है नियर अबाउट द कोटक महिंद्रा बैंक है, IDBI है, IDFC है, येस बैंक है, जो कि जिनका रिवेन्यू मॉडल्स काफ़ी बड़ा रहा है सस्टेन लोन में। कंसोलिडेटेड डेटा में कहते हैं कि इंडस्ट्रियल बैंक है, IDBI है, HDFC है, येस बैंक का भी पैदान चौथा पांचवा पे निकल के आती है। इसके बाद क्या कहते हैं, जो इसका क्या निकल के आती है, एक जर देखें रिवेन्यू मॉडल में, ईयरली डेटा कहती है रिवेन्यू मॉडल में क्या होता है, रिवेन्यू में 17% का जंप करता है, नेट प्रॉफिट भी करीब 74% जंप कर जाती है। इसके बाद बैलेंस शीट को तरफ देखें तो बैलेंस शीट इसके बारे में क्या नज़र आती है, बैलेंस शीट में देखने को मिला कि इनके पास जो कैश इक्विवेलेंट था वो नियरली 50% डिक्लाइन कर जाती है, टोटल एसेट्स 14% बढ़ती है, और लाइबिलिटी 15% बढ़ जाती है, मतलब जितना ये बढ़ता है उससे ज़्यादा क्या बढ़ जाती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं जाती है। इसके बाद परफॉर्मेंस हमने देखा, इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न तरफ जानने का प्रयास करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि FI है, DI है, और पब्लिक है। FI में बड़े बड़े FI हैं, यहाँ पे कंपनी में एक चाहते हैं सब अपनी बैंक को अपने पास खींच लें। इंडियन बैंक है, और इंडियन बैंक एक अच्छी खासी बैंक थी, उसको घिसते नजर आते हैं, जहाँ पे DI भी अच्छी तादाद में है। तो इन तब की तादाद में देखें तो सबसे अच्छी तादाद में DI यहाँ पे है, और DI में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सपोर्टिंग जो है ना, वो जब आपको पता है ना, मार्केट जब क्रैश हुआ था इसके बारे में, उसके बाद SBI के पास तीन साल का लॉकिंग पीरियड दिया गया था। SBI ने यहाँ पे पोजीशन लेके 30% की पोजीशन थी, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि 26 फिलहाल धीरे धीरे पोजीशन कम करती नजर आती है, और वो फिलहाल 23% तक पोजीशन आती नजर आती है। तो उन्होंने क्या किया, लगातार यहाँ पे क्या किया, उन्होंने बिकवाली किया। ये मई 24 का डेटा है, मई 24 के डेटा में ये देखने को मिला, जो DI में SBI ने क्या किया, SBI ने 3% की पोजीशन यहाँ पे बिकवाली करती नजर आई। आखिर ये बिकवाली क्यों किया, क्योंकि उनको प्रॉफिट अच्छी बन गई, तो उनको बिकवाली करके शिफ्ट करना है अपने फंड को। फिर यहाँ पे देखा गया कि ऐसी हैं, LIC की करीब 3% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला, फिर HDFC है, ICICI बैंक है,
बाकी सारे बैंक अपने अपने 1-2% के आसपास पोजीशन यहाँ पे लेके चलते रहे। पब्लिक में देखा गया तो पब्लिक में कौन है, पब्लिक में ऐसा कोई नाम बड़ा चेहरा निकल के नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखा जाए इंडिविजुअल में देखें तो क्या निकल के आती है। अगर कंप्लीटली रिटेल में देखें तो रिटेल में इसके पीछे कुछ तो कहानियां होगी, और पिछले की कुछ कहानियां में देखा जाए तो रिटेल यहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में है। अच्छी तादाद मतलब 30% से ज़्यादा, 31% के आसपास को देखने को मिलती नजर आती है, जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम और 2 लाख से ज़्यादा की इंडिविजुअल के तौर पे डेटा के बेसिस पे निकलती नजर आती है। और ये डेटा कब तक का डेटा निकल के आई थी, वो डेटा थी मई 24 तक का डेटा। मुझे लगता है शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए जो है हर महीने कंपनी को कंप्लायंस फाइल करना चाहिए, उससे एक अवेयरनेस होगा और मार्केट को और भी लिक्विडिटी बनेगी। अच्छा इस कंपनी में इन्होंने किया, बिकवाली किया रखा कि लास्ट लगातार इसमें पोजीशन की बात चलती रहती है किसी ना किसी को लेकर के। लेकिन अल्टीमेटली शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट होने के बाद मार्केट को ऐसा न्यूज निकल के आती नजर आती है। तो चलिए हम ये इसको जानने वाले थे, इसमें सेगमेंट वाइज रिजल्ट की कुछ आशा होगी तो हम देखने का प्रयास करें। जहाँ पे एक साल की चार्ट देखो तो एक साल की चार्ट में क्या निकल के आती है। एक साल की चार्ट में एक सेम मोमेंटल के आसपास देखने को मिलती है, स्टॉक सेम प्राइस के आसपास बड़ी दिन तक चलती रही। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा चेंज किया, तो चेंज करने के बाद फिलहाल इस प्राइस के आसपास मूविंग एवरेज के आसपास दोबारा आई, जहाँ पे कारोबार करती नजर आती है स्टॉक फिलहाल। और गिरने का आसार तो देखने को नहीं नजर आता। यदि इसमें और भी खरीदारी बढ़ेगी, मार्केट यदि पब्लिक के प्राइवेट के पास में जाती है तो मार्केट फिर यहाँ से बूस्ट हो सकती है, सिंपल सी बात है यहाँ के लिए। और यहाँ पे देखा जाए सेगमेंट वाइज कुछ है तो सेगमेंट वाइज कहती है इसके बारे में। और सेगमेंट वाइज उन्होंने डेटा दिया है, उन्होंने कहा कि हमारा सबसे ज़्यादा जो अदर रिटेल्स बैंकिंग है उसमें आती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग से थोड़ा सा कम पैसा आता है, ट्रेजरी से कम पैसा आता है, अदर बैंकिंग ऑपरेशन से कम पैसा आता है, अनएलोकेटेड से कम पैसा आता है। ये कुछ ऐसा डिटेल उन्होंने शेयर किया है, जो उन्होंने टोटल दिखाया है कि हमारे पास ये सारा डिटेल्स क्या है और ये हमारे पास इनकम का सोर्स बनती नजर आती है सेगमेंट वाइज में। पीयर्स में देखें तो यहाँ पे पीयर्स में कौन आता है, पीयर्स में यहाँ पे HDFC का कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि इसको कंपेयर इसलिए नहीं करना, ये एक दिग्गज बैंक है और ये एक निचले लेवल का बैंक है। और IDFC से कंपेयर किया क्योंकि प्राइस नियर अबाउट द सेम हो सकती है, थोड़ा बहुत होगी, इसका 3 गुना के आसपास की प्राइस है। IDFC जो भी उसका भी मर्जर होकर कुछ प्लान चल रहा है। IDBI को देखा जा सकता है कंपेयर करने के टर्म को लेकर के। तो हम बात कर रहे थे यस बैंक को लेकर के, यस बैंक को लेकर के मार्केट में तरह तरह की न्यूज़ें चलती रहती है। बस बी अवेयर फॉर द बस मार्केट यदि प्राइवेट के पास भी जाती है तो पैसा तो मिलेगा ना। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के प्रति, कोई खरीदारी के प्रति, कोई होल्ड करने के प्रति, कि रखने के प्रति, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, और कोई कुछ भी चल बोल के चला जाए वो एक अच्छी नहीं बात नहीं लगती है। इसलिए मेरा कमेंट्स होता है ओनली ऑन लर्निंग पर्पस, नो कोई रिकमेंडेशन, नो कोई एडवाइस, दिस इज ओनली लर्निंग, कंप्लीट लर्निंग, जहाँ पे हम कंप्लीट एवरेज प्राइस के आसपास देखा, एवरेज प्राइस के आसपास मार्केट फिलहाल कहाँ पे कामकाज करती नजर आती है। ये लगातार देखिए मार्केट ने क्या किया, सस्टेन करती नजर आई। अब मैंने डे का चार्ट दिया, सस्टेन जैसे किया तो सस्टेन जब करेगी तो मार्केट क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्टिव करेगा ना। और वो रिएक्टिव में क्या हुआ था, मार्केट जंप करती नजर आती है, सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों